बातचीत कहना चाहते हैं उसको रखेंगे। मुद्दा बहुत साफ है, जो आज का है वो विपक्ष का है, चुनाव का समय है। विपक्ष कैसे एकजुट होने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है और सत्ता पक्ष पे क्या इल्जाम लगा रहा है, ये एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, मैंने हमेशा कहा कि आपका अपना मुद्दा बहुत बड़ा, जिस पर बातचीत करें तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आए ये दोनों बच्चे, कहां से आए? झांसी से। ओह, झांसी से कैसे आना हुआ इधर? एडमिशन हो गया? कौन से जगह में एडमिशन लेना है? नोएडा में। नोएडा में कहाँ? जीएल बजाज में। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकोगे, उसके बाद चले जाओगे? ठीक है, पूरा शो देखेंगे। हाँ जी, शो देखेंगे। बिटियां हैं अपनी? अच्छा, आपकी बिटियां हैं? हाँ, वही है, पापा चुपचाप खड़े हैं एकदम। जी, क्या नाम है सब? जी, साकिब शुक्ला है मेरा नाम। जी शुक्ला जी। मैं बुंदेलखंड से हूँ। हाँ, झांसी की रानी जहांगीर में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? बुलंदशहर से। क्या नाम है साहब आपका? दीपेश से। दीपेश जी। दीपेश जी, कोई बात, अपनी बात कहना चाहते हैं या कोई बात है जो मुद्दे को रखना चाहते हैं? अभी तो नहीं। अभी तो नहीं है, थोड़ी देर में इतना होगा कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं, तब आपके पास इतना समय वो हो जाएगा। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं सर गुड़गांव से। गुड़गांव से, बहुत दूर से आए हैं? जी सर, बहुत दूर से ही आए हैं सर। हाँ, तो बहुत दूर से आए हैं आप। तो जी, मैं बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहते हैं? मैं विपक्ष और बेरोजगारी के बारे में बात करना। विपक्ष और बेरोजगारी के बारे में? वाह, कैसा अच्छा जोड़ा है आपने। लोग सत्ता पक्ष और बेरोजगारी पे जोड़ते हैं, आज आपने विपक्ष और बेरोजगारी पे जोड़ा है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। जी मैं आपकी बात करूंगा, मैं आ रहा हूँ। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप कुमार है। अनूप कुमार जी, क्या काम करते हैं? मैं अभी डिलीवरी की जॉब कर रहा हूँ, बट मेरा सपना आर्मी में जाने का था। सपना आर्मी में जाने का था, नहीं हुआ? मेरी एज निकाल दी सरकार ने। एज निकल गई? और क्या? क्या, किस समय आपने, अभी क्या एज है? अभी मेरी 36 है। 36 है? जी जी। और सोचा कब था आपने? मैंने 21 में सोचा था। 21? तो इतना वक्त कैसे लग गया? 21 से 36 साल? दे के उन्होंने वैकेंसी निकालते थे, कभी नहीं निकालते थे। 36 साल उम्र हो गई? जी बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा से हूँ, गुड़गांव से। हरियाणा का आदमी तो ऐसा नहीं होता है। हाँ जी, सच बोल रहे? अरे नहीं, सच बोल रहा है। तुम क्या काम करते हो? मैं मिठाई का काम करता हूँ। मिठाई का काम करते हो? सच बोल रहे यार, तुम भी सच बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन यार कुछ 21 में 36 साल की उम्र में कुछ कितना समय हो गया भाई? नहीं, बात तो हम सुन ही रहे हैं, तुम्हारे ऊपर पूरा टाइम कर लगाएंगे 1.5 घंटा। कंपनी ने नहीं हट नहीं रहे, कंपनी ने कहा कि पूरा पता करके आना 21 से 36 के बीच में क्या कर रहे थे। गजब है यार, 21 और 36। मैं रुको। हाँ जी, 21 साल की नौकरी जो देखता है 21 साल में, वो जीडी की भर्ती होती है। ठीक है, जीडी की भर्ती से तैयारी करने चालू करी थी मैंने। हाँ। ठीक है, अब उम्र ऐसी हो गई है, नहीं तो बंदे को नौकरी मिल रही है और एज जो है निकलती जा रही है। बंदे सोचते हैं सरकार वैकेंसी। तुम दूसरे के लिए बात कर रहे हो या अपने लिए बात कर रहे हो? मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई, को बात करते हैं तुमसे। जी, कुछ मामला समझ में नहीं आया मुझे। जी बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? नमस्कार सर, मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से? रुको, आ रहा हूँ। जी, कल आपके पास एक सैनिक आए थे। हाँ जी, आए थे, कल एक सैनिक आए थे। 1971 की वॉर में वो थे, 71 की वॉर में अंबाला में पोस्टेड थे और वो एक दुकान के लिए थे, उनकी आंख की रोशनी चली गई। उनके लिए आपने अपील की कि उनकी मदद की जाए। बिल्कुल मदद की जाए, और इस देश के तमाम सारे लोग जब खड़े होते हैं एक दूसरे की मदद के लिए, तो मुझे लगता है ये मेरा प्रोग्राम भी ऐसा ही है कि 21 से 36 साल उम्र गुजर जाए और नौकरी ना मिले तो जरूर नौकरी के लिए आए मेरे पास। ये प्रोग्राम ऐसा ही है। जी, आप जरूर दरखास्त करिए, जो कुछ कहना चाह रहे हैं। एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु का अभी तक कोई जांच नहीं हुई, उसकी जांच शुरू की जाए, उनको इंसाफ दिया जाए। उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ सर। उनकी मिसेज कह के थक गई, उनके खिलाफ कोई जांच। लाल बहादुर शास्त्री वाली बात आपने कही, और इस देश में जब ईमानदारी का प्रश्न और ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम ऊपर, सबसे ऊपर वाले में होगा। जी, लेकिन आप वो कुछ कह रहे थे 71 के वॉर के बारे में। मैं कह रहा था, अगर आप उनकी सुनिए तो हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री का भी तो सुनना चाहिए ना सर। उनके खिलाफ भी हमें खड़ा होना चाहिए ताकि उनकी जांच। ठीक है, आपने दोनों का बात, हमने कहा शायद कुछ सोल्यूशन लेके आप आए हैं। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर संजीव नसीहर साहब, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है। जी बहुत बहुत, डॉक्टर संजीव, एडवोकेट संजीव। डॉक्टर टीना करमवीर,
कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अजय अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अजय जी। डॉक्टर नीति शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ, डॉक्टर शैलेंद्र दुबे जी यूनिवर्सिटी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर फैजल अहमद साहब जो कि होम्योपैथी के डॉक्टर भी हैं और इनकी दवा बहुत थोड़े धीरे धीरे काम करती है लेकिन करती है जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो जी बहुत बहुत शुक्रिया। और नहीं करती है। और ऑटो वाले भैया हमारे नवल उपाध्याय जी और अमित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच, बिहार से आते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। और मल्होत्रा जी 8-9 महीने बाद यहां पे आए हैं, बच्चे इनकी आप कनाडा में रहते हैं, कभी कभी आ जाते थे पहले लेकिन अब आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। विपक्ष को लेकर विपक्ष ने के ऊपर बात आई और यह कहा गया संजय राउत के मुताबिक कि ईडी तय करती है कि कौन किस पार्टी में जाएगा, कौन मंत्री बनेगा, और यह बात वो कोट कर रहे हैं शरद पवार का। फिर शरद पवार की यह बात बड़ी गंभीर है, ये संजय राउत कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अब ईडी तय करती है कि कौन मंत्री बनेगा और कौन कहां जाएगा। यह विपक्ष की बात है। यहां से आज के डिबेट शुरू करते हैं। जो बात जोड़ना चाहेंगे, जो बोलना चाहेंगे, उनको मैं लेता जाऊंगा धीरे धीरे। जी सबसे पहले सर, ये आए थे अविश्वास प्रस्ताव लेकर के, देश में हमने देखा था, लेकिन इनका अविश्वास देखिए कि शरद पवार जो इस पूरे आई फुल स्टॉप एंड फुल स्टॉप गठबंधन के जो सर्वे सर्वा थे उन पर ही अविश्वास है। तो मैंने पहले इसी शो में कहा था कि यह अविश्वास प्रस्ताव इसलिए तो नहीं है कि सुप्रिया सुले है या नहीं, जांच लें। और दूसरी बात, आज कांग्रेस ने किस तरह से भाजपा को वैचारिक जीत दिला दी आप समझिए। दिग्विजय सिंह जी आज स्टेटमेंट दिए हैं, हम बजरंग दल पे बैन नहीं लगाएंगे, मतलब कर्नाटक में बैन लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आके कहते हैं कुछ लोग अच्छे होते हैं, तो भैया उत्तर प्रदेश आते आते त्रिकुंड लगा के भस्म आरती करोगे क्या, बता दे कांग्रेस। तो यह जीत तो भाजपा की हो गई। और गठबंधन की नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, राहुल गांधी जी हिमाचल भाग जाते हैं, बेचारे वो अटल जी के तो इनकी कोई मीटिंग शेड्यूल थी क्या जो बात करो दो? जी वो उनके वहां पर ये पूरे कहा गया था, बिहार के पत्रकारों ने कहा था कि नीतीश जी राहुल जी से मिलने जा रहे हैं। राइट, वेरी छोटे जी अरोड़ा जी। हो गया, बस हो गया, बजरंग दल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तिलक हो गया। नहीं, आपको परेशानी किस बात की है? मैं दवाई लेके आया हूँ आपके लिए। अच्छा डॉक्टर हैं आप भी? बिल्कुल, मेरे मित्र डॉक्टर हैं, क्योंकि अच्छा पहले ही जानते कि मर्ज इनका यही निकलेगा, गजब है आप भी। अच्छा ये वो डॉक्टर है जो पता चल जाता है कि इनका मर्ज यही निकलेगा। उसे कारण है हाँ जी, आगे आइए। कि जिस प्रकार से विपक्ष के पीछे पड़े हैं, हम बजरंग बल को याद करें, हम राम मंदिर को याद करें, हम क्रिश्चियंस को याद करें, हम गुरुद्वारे को याद करें, हमारी मर्जी है। ये लोकतंत्र है, ये भारत का लोकतंत्र है। हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, हम किसे चाहें, किसे रोकें, किसे करें। और जहां तक ईडी की बात की है, बिल्कुल ईडी की बात बिल्कुल ठीक हुई है। संजय राउत ने बिल्कुल ठीक कहा है, ईडी तय करता है। ये तोता है, तोता, पिंजरे वाला तोता। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा था कि यह सरकार का तोता है जब यूपीए की सरकार थी, और सर आपका तो ईडी तय कर रहा है। अरे तोते तो 2014 आया, आधा सब बढ़िया चल रहा है। कहां से आना हुआ? फरीदाबाद। आज सब एनसीआर वाला बहुत आ गए यहाँ पे और दूर वाले कम आए आज। हाँ जी, दरभंगा के रहने वाले हैं जी। तो कुछ कहना है क्या? हाँ, कुछ बाद में कहेंगे। कुछ बाद में कहेंगे। मुझे भी मालूम है, आप भी डिबेट में जब गर्म होती है डिबेट तभी बोलना होता है आपको। अभी तो आप आराम से हैं जी। इधर कौन हाथ उठा रहा था? मैं। हाँ जी, जी भाई बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जैसे बगल में ही नहीं सुनाई पड़ रहा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन का टाइम होता है, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये चीज ना होना चाहिए। सब लोग चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, फूफा नाराज कब होते हैं? जब शादी घर में होती तभी तो नाराज होते हैं। सवाल पूछते हैं आप भी, मतलब ये मतलब नहीं सवाल पूछने के लिए पूछ रहे हैं। जब आदमी तभी कभी नाराज होगा जब फूफा नाराज कब होते हैं?
जीजा जी नाराज कब होते हैं? हाँ, जब नजदीक शादी आती है। जब नजदीक शादी आती है तो तभी हो गए नाराज। आम आदमी पार्टी होता है ना। जी, आपका कुछ पता नहीं चल रहा, कहाँ हैं आप? इंडिया गठबंधन जब से बना है उसके बाद बौखलाहट का लेवल यह है कि लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक भाषण देना पड़ा। आज देश में जो भ्रष्टाचार, अभी देखा द्वारका एक्सप्रेसवे पे 250 करोड़ पर किलोमीटर वो सड़क बनाई जिसका सैंक्शन कुल 18 करोड़ पर किलोमीटर था। ये भ्रष्टाचारी सरकार को अब हटाने का समय आ गया है। पूरा इंडिया इकट्ठा है, सारी पार्टियां इकट्ठी हैं, इकट्ठा होके 2024 में विदाई के होने जा रही है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जो इनसे नहीं टूट रहा है उसी को अरेस्ट कर रहे हैं ये लोग पूरी तरीके से। वकील साहब हैं, कानून के जानकार हैं, लेकिन बौखलाहट देखिए। एक बात बताइए, आपने अभी फूफा नाराज होने की बात कही है। जो फूफी नाराज होके कल कहा कि हम 7 सीटों पे कांग्रेस लड़ने जा रही है, लांबा मैडम ने, उसका जवाब है इनके पास भी। फूफा फौरन नाराज हो गए। और केजरीवाल साहब ने, सुनिए तो सही, देखिए आप बोल रहे थे, मैं खामोश था। देखिए इनके नेता ने कहा कि जमानत जब्त होने वाले लोग जो हैं वो तय करेंगे कि कौन कैसे लड़ेगा। तो ये जो घमंडिया गठबंधन है ना, इनमें एका नहीं है, ये लोग बिखरे हुए हैं। यासिर मैं एक बात कहूंगा, ये घमंडिया शब्द अच्छा नहीं लगता वैसे, बाकी तो आप कह सकते हैं, लेकिन लंबी बात आपने सुन लिया। और घमंडिया गठबंधन नहीं है तो क्या है ये बताइए। आप किसके साथ छल कर रहे हैं? आपके अपने लोगों के बीच में एका नहीं है, विश्वास नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव आप सदन में लाए थे और बाहर आपके अंदर जूतम जूत चल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप शरद पवार की बात कर रहे हैं, पहले दिल्ली में तो तय कर लें कि दिल्ली में 7 सीट क्या आम आदमी पार्टी वकील। हाँ शुक्ला जी, झांसी से गले की फांसी, झांसी गले की फांसी। जी कैसे हैं आप? बस सर जी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आया जी। सर जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतनी पार्टी हैं, बड़ी जबरदस्त आवाज है आपकी। क्या काम करते हैं आप? हम छोटा मोटा काम। अरे छोटा मोटा काम, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं? मतलब टैक्स देते हैं ना, तो तुरंत बोलना चाहिए ये काम कर रहे हैं। बाबूजी ने कहा कि अभी थोड़े मूड बना कि नहीं बना? मूड बन गया बोलने का। अरे तो आधे अधूरे से ना बोलो। हाँ जी, मैं बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूँ जी। जी मैं, इतनी पार्टी हमारे देश की है, हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम सबके साथी हैं, लेकिन एडीबीडी लगा के पागल कर देते हैं टीवी पर। एक जनलोकपाल का नाम क्यों नहीं लेते? कौन? कोई पार्टी के जो इसमें पैदा हुए इसी वंश से, वो भी नाम नहीं लेते। आज फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। आज देश का ये बता दें कि जो मैं फ्री दे रहा हूँ वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे आप ही की जेब से आ रहा है और कहाँ से आ रहा है? ये मैंने नहीं वो ये कहते हैं। मेरी बात सुनिए, बसों में चलते थे, एसी चलती थी, आज बसें में चलते हो तो पानी टपकता है, पैसा देते हैं। आप फ्री का माल ये कहाँ से ला रहे हो? जी पैसा फ्री का कहने का मतलब ये है कि आप ही के जेब का पैसा है, लेकिन मैनेजमेंट हमारा है। नहीं मेजरमेंट नहीं, मैनेजमेंट। जी कहाँ से बोल रहे हैं? रतिराम भारती, नोएडा। अच्छा, अरे बाप रे बाप, थोड़ा हल्का ही रखेंगे, है ना? मैं पहले भी तेज ही बोला करता था आपके टीवी पे। अच्छा, तो आप बहुत दिनों बाद आए क्या? मैं काफी दिन बाद में आया हूँ। कितने दिन बाद? लगभग कोई 1.5-2 महीने बाद में। तबीयत ठीक है? तबीयत बहुत खुश है। क्या कर रहे हैं आजकल आप? आजकल मेरा फल और सब्जी। एक मिनट रुकिए, आजकल क्या? मेरा फल और सब्जी का थोक अंदर आ जाओ, टमाटर पूछेंगे। जब तो आप नांग के इधर आए तब टमाटर मैं भूल गया। मुझे ये बताओ कि हिमाचल का सेब आ पाएगा इस बार मंडी में कि नहीं आ पाएगा? आएगा तो क्या भाव रहेगा? आएगा, रेट महंगा जाएगा। इस बार सेब का रेट महंगा जाएगा। हिमाचल में बहुत त्रासदी हुई है। आप सवाल पूछो। जी सवाल पूछो। क्या सवाल पूछो? वहां जो पूछ रहे थे, मैं सवाल जो है सीमा हैदर सचिन के ऊपर बताना चाहता हूँ। तुम्हें बड़ी मजा आ रही है सीमा हैदर पे, हैं? क्या नाम है? विवेक कुमार। अरे विवेक है कि नहीं तुम्हारे पास? विवेक कुमार नाम है सर। सीमा सचिन की क्या हकीकत पिक्चर है? सीमा सचिन की जो है। सीमा हैदर क्या? सीमा सचिन, सीमा मीणा। हाँ। कि उसने जो 15 अगस्त को झंडा फहरा लिया है और वो जो है हिंदू रंग में, पूरे रंग में रंगी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एक वो है, क्या नाम है, गदर 2 तो है ही है। हाँ। ये तो हकीकत ही गदर 2 है इनकी। तो अभी तक कोई पिक्चर ऐसी बनी नहीं है जैसे ये बनाएगी। यहाँ आओ न, बीच में।
अब समझ में आया। दिमाग लगा सीमा हैदर में, तो टमाटर तो महंगा हो गई। होगा, टमाटर की आवक कम है तो दिमाग टमाटर की डिमांड महंगा होगा। दिमाग लगाओ इधर की तरफ, सीमा हैदर पे नहीं। कहाँ की? ये सब्जी मंडी में। तो सब्जी मंडी में तो सब्जी जब बाहर आ रही है दुनिया भर की, जब पैदावार नहीं होगी तो महंगाई तो होगी। तो दिमाग सर्दी सीमा हैदर है, वहाँ कहाँ लगाए हो? मैं ये लगाया हूँ। पगलाई घूम रहे हो। आज की मीडिया क्या कर रही है? मैं इतनी देर से पूछ रहा था ये आदमी वहीं पे आ जाए, पगलाए घूम रहे हैं। सीमा हैदर, सीमा हैदर। अरे आप अपने काम से काम लगे, ये चैनल वालों के चक्कर में ना पड़िए, ये पगला देंगे आपको। मैं मीडिया के सामने रहता हूँ हरदम, मैं सोशल मीडिया पर रहता हूँ मैं। तो अब सीमा हैदर ही बात करेंगे। देश को चल ही क्या रहा है? घर में कौन कौन है? घर में कौन कौन है? घर में मेरे में 4 बच्चे हैं, 3 बिटियां हैं, 1 लड़का है, पति और पत्नी मैं हूँ। सीमा हैदर बोलते हैं घर पे भी? हाँ, मैं पूरी रात सीमा हैदर, सचिन सीमा, सचिन सीमा। आया जी। जय हिंद, जय संविधान। मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, देखिए इन्होंने अभी ईडी सीबीआई की बात की, इनकी एक मंत्री है सांसद, वो संसद के अंदर ये कहती है कि कम बोलो ईडी पहुंच जाएगी। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है वो संसद के अंदर। लोग डरते क्यों है इतना ईडी से? हम तो बिल्कुल नहीं डरते, हमारे तो नेता कहते हैं डरो मत, इनका मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी खड़े हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, लेकिन देखिए डरा किस ले रहे? ईडी सीबीआई, तेजस्वी यादव ने बहुत ठीक कहा था, इनके 3 जवाई है, ईडी सीबीआई और आईटी। इनके पास सिर्फ यही है कि सिर्फ इस तरीके का दुरुपयोग करते रहते। घमंडिया ये शब्द बोलते हैं। देखिए हिंदी व्याकरण भी इनका ठीक नहीं है, इनको तो मैं ये सलाह देती हूँ थोड़ी हिंदी ठीक कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं घमंडिया और ऐसा नहीं। एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दी। लगातार जो है सरकार जो है जानबूझकर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर इसीलिए हम लोगों को कहना पड़ता है कि दुरुपयोग कर रहे हैं। जी, वेरी क्विक। अरे तोता किसका था? तोता हमें क्या मालूम तोता क्या? तोता पेड़ में बैठा। आप सीनियर पत्रकार हैं, आपने लोगों को पत्रकारिता सिखाई। ये तोता किसका था ये बताएंगे, बताइए। और ये घोटाले की बात करेंगी जिनका हर आदमी भ्रष्टाचार और घोटाले में मुलविस है। कहां से आना हुआ? अरे इंदौर से हैं। अरे 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 कुछ लाए? पोहा हुआ? क्या लाए? पोहा मिलेगा, जलेबी मिलेगा। वाह वाह वाह, वहीं रहते हैं? पिछले 6 सालों से स्वच्छता में नंबर 1 शहर है हमारे। बहुत अच्छा, आपको देख के ही लग रहा है स्वच्छता है सब। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कैसे आना हुआ इधर? मैं मेरी बेटी का वीजा के एप्लीकेशन के लिए आया। कहाँ जा रहे, कहाँ भेज रहे हैं? वो हंगरी जाएगी पढ़ने। हंगरी, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत शुभकामनाएं। क्या पढ़ा रहे हैं उसको? वो बैचलर इन साइकोलॉजी के लिए हंगरी जाने वाली। हंगरी, और उसके बाद लौट के तो यहीं आना है ना? बिल्कुल, मैंने बोला क्योंकि इस देश को बहुत जरूरत है। देश को बहुत जरूरत है। ऐसा ना हो कि आप वहीं पे गए नहीं तो बेटा वहीं सेटल हो जाना। मोदी जी और ऐसे लोगों की देश को जरूरत है जो देश को चला सके। मोदी जी में ही ऐसी क्षमता है जो इस देश को संभाल सकते हैं। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ आज, मोदी जी को ना भूले भाई, मोदी जी को ना भूले। क्या नाम तुम्हारा? विपिन कसाना। कितने टूर कर चुके हो हमारे साथ? बहुत टूर कर लिया। कितने टूर किए हैं? 7 साल से हो गए सर। 7 साल। ये हमारे चालक हैं, और चालक बनते बनते देखो कैसे रोग लगता है। अब ये प्रवक्ता भी होने लगे हैं धीरे धीरे। बस ये थोड़ी दिन है, वहां प्रवक्ता भी हो जाएंगे। चुपचाप जी, एक देखिए रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की कहानी देखिए। एक तरफ जब चुनाव होते थे तो नारा लगता था, देखो देखो इंदिरा का खेल, खा गई चीनी पी गई तेल। और आज ईडी हो रहा है, सुन लीजिए, आज ईडी चल रहा है। आज इन्फॉर्मेंट डायरेक्टरेट कौन नहीं जानता। लैंड अगेंस्ट जॉब, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, दरवाजे खुलते हैं तो पैसे गिरते हैं, पलंग उठते हैं तो पैसे गिरते हैं। 12 लाख करोड़ से ऊपर के बाद गिनती बंद हो गई है। इतना घोटाला, देश को खा गए, देश को लूट गए, अपने घर बना लिए, कोठियां बना ली, गरीब को जमीन तक नहीं दी। आप लोगों ने गरीबों का क्या नहीं खाला? अरे क्या बताएं। और अच्छा, अगर आप सुन लीजिए ना, ईडी जो है एक गवर्नेंस टूल है, तो आप कर लीजिए छत्तीसगढ़ में। अरे भैया, जो पावर आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर के पास है वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर लाश पे घोटाला, कारगिल के शहीदों की लाश पे घोटाला हुआ। आप लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक में क्वेश्चन लगा रहे थे। हाजी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। बने मातरम।
बाड़मेर में एक प्राइवेट बस पलट गई। बताया दरअसल ये कि बस हादसे का शिकार हुई और बस गुजरात के से अहमदाबाद के बीच जा रही थी। इसी बीच हाईवे पर बस का टायर फटने से वो पलट गई और उसमें सवार 20 से ज्यादा लोग हादसे का शिकार हो गए, जिन्हें आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेशनल हाईवे 68 पर खेत सिंह की प्याऊ के पास हुआ। बताया गया कि जिस समय हादसा हुआ उस बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी सवार थी। हादसे की जानकारी मिलने के बाद जिले के अधिकारी भी अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने पहुंचे। लगभग 20 लोग घायल हुए, 3 के फ्रैक्चर है। बताया गया हादसा बस का टायर फटने की वजह से हुआ। गनीमत ये है कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को समय पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूस के स्पेसक्राफ्ट लूना 25 के क्रैश हो जाने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल ऐसी उम्मीद थी कि अगर रूस का ये मिशन सफल हो जाता है तो वो एक बार फिर से मून पावर बनने की रेस में लौट आएगा। पिछले 47 साल में पहली बार रूस मून मिशन फेल हुआ है। लूना 25 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो जाने से रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। लूना 25 स्पेसक्राफ्ट प्री लैंडिंग की तैयारी के दौरान ही तकनीकी खराबी के बाद क्रैश हो गया। रशिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, सिर्फ रशिया के लिए नहीं, जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। लूना 25 से मॉस्को में उम्मीद जगी थी कि रूस एक बार फिर से बड़े मून पावर की रेस लौट आएगा। दरअसल मॉस्को में 1957 में पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश है और यूरी गागरिन 1961 में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने। 1976 के बाद से रूस ने चंद्रमा मिशन का प्रयास ही नहीं किया था। लूना 25 का क्रैश होना रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक अब इस सवाल का जवाब तलाशने में लगे हैं कि आखिर लूना 25 के साथ आखिरी पलों में क्या हुआ होगा। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस ने बताया कि लूना 25 चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तैयारी के दौरान क्रैश हो गया। रूस की स्पेस एजेंसी ने बताया कि लूना 25 प्रोपोर्शनल मैनूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, इसी वजह से वो दुर्घटना का शिकार हो गया। एजेंसी के मुताबिक कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से ये मानव रहित एयरक्राफ्ट लैंडिंग में फेल रहा। ये सिर्फ इनको ऑर्बिटर चेंज करना था, उनको जो लैंडिंग ऑर्बिट पे लेके आना था, उस समय इसको कंट्रोल लॉस हो गया। दूसरे देशों के वैज्ञानिकों की माने तो एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी ने रोस्कोमोस के सपने को चकनाचूर कर दिया। चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर लैंड होने में अब केवल 3 दिन बाकी हैं। विक्रम लैंडर की चांद से दूरी केवल 25 किलोमीटर की रह गई है। चंद्रयान 3 की अब तक की यात्रा पूरी तरह से सफल रही है। 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और 15 जुलाई को अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की ओर बढ़ाने वाली पहली प्रक्रिया पूरी की, जबकि 1 अगस्त को चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ाया गया, जिसके बाद चंद्रयान 5 अगस्त से 14 अगस्त के बीच चंद्रमा के अलग अलग ऑर्बिट को पार करते हुए चांद के 1000 किलोमीटर वाले कक्षा में प्रवेश किया। 16 अगस्त को कक्षाओं में बदलाव कर ये चंद्रमा के सबसे करीब 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में स्थापित हुआ। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर और रोवर अलग हो गए। लैंडर चंद्रमा की सतह की ओर आगे बढ़ रहा है, जबकि 18 और 20 अगस्त को लैंडर ने डी बूस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की और ये चांद के बेहद करीब पहुंच गया। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरेगा, जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए। बस हादसा गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी के पास हुआ। गंगोत्री धाम से यात्रियों से भरी बस आ रही थी, अचानक गंगानी के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरी। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला। 7 जो लोग हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है। बस में कुल 35 यात्री सवार थे, सभी यात्री गुजरात के रहने वाले हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रेस्टोरेंट में सरेआम फायरिंग की गई, जिससे लोगों में खलबली मच गई। होटल में मौजूद ग्राहकों ने टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। अचानक हुई फायरिंग से लोग दहशत में आ गए और मेज की ओट में रेंगकर लोग बाहर निकले। पुलिस का दावा है कि रेस्टोरेंट मालिक को डराने के लिए घटना को अंजाम दिया गया। डराने के लिए उन्होंने ये घटना कारित की है, क्योंकि जो लोग यहाँ चला रहे थे, होटल रेस्टोरेंट के मालिक यहाँ चला रहे थे, जो लोग यहाँ पर बैठे थे, तो उनको भयभीत करने के लिए घटना कारित की गई। वारदात के वक्त होटल में करीब 50 लोग थे। पुलिस ने वारदात के वक्त होटल में मौजूद लोगों के बयान दर्ज कर लिए। बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ पर बीजेपी नीतीश सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा। मुजफ्फरपुर में जबरदस्त फायरिंग हुई है रेस्टोरेंट के आसपास, शहर के बीचों बीच में। कहीं किसी शिक्षक की हत्या हो गई है। नीतीश बाबू आपसे बिहार नहीं संभल। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि बिहार में जंगल राज है। उन्होंने कहा कि बिहार के मंत्री अपराधियों को संरक्षण दे रखे हैं। गुंडा माफिया राज स्थापित कर दिए हैं
बालू माफिया, जमीन माफिया, दारू माफिया, हाँ ये सरकार में बैठा लोग संरक्षित कर रहा है। कुछ दिन पहले बिहार में एक पत्रकार की भी हत्या हुई थी, जिसके बाद बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार पर लगातार हमले कर रही है। बिहार के मोतिहारी में एक ठेकेदार को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात को मोतिहारी के चकिया थाने के चंद कदम की दूरी पर अंजाम दिया गया। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने ठेकेदार राजीव यादव से पहले उनके घर का पता पूछा और सरेआम गोली मारकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल से बदमाशों ने किस तरह से गोली मारी। गंभीर रूप से घायल राजीव को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। बिहार के बेगूसराय से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने हत्या के एक आरोपी के घर पर हमला बोल दिया और घर में रखे सामान को फेंक दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इस घटना को देख वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए। इसी दौरान उन लोगों की पुलिस के जवानों के साथ बहस हुई। हालांकि किसी तरह से मामले को शांत कराया गया। पुलिस के मुताबिक पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में गोलियां चल गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। दोनों के जो परिवार हैं वो आपस में पड़ोसी हैं और एक पिकअप की पार्किंग को लेके घर के सामने वहां पे बहस शुरू हुई। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हत्या का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक शख्स ने लड़की की धारदार हथियार से हत्या कर दी और उसके बाद चेहरे को तेजाब से जला दिया। हत्या का ये पूरा मामला फूलपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरा मामला फूलपुर थाना क्षेत्र के मैलहन गांव के एक बस्ती का है। गांव में 16 साल की एक लड़की 16 अगस्त से लापता थी। काफी खोजबीन के बाद जब उसका कोई पता नहीं चला, तब परिजनों ने फूलपुर थाने में लापता होने का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद शनिवार को शव बरामद हुआ। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हथियार बरामद कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने है। वहां एक कार और एक मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और कार में जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग कार के दरवाजे को तोड़ते हुए नजर आए। यही नहीं, कुछ लोगों ने उस कार के शीशे भी तोड़ दिए। लोगों ने आरोप लगाया कि उस कार ड्राइवर ने कार को रोकने की बजाय कई किलोमीटर तक उस मोटरसाइकिल को घसीटते ले गया, जिससे वहां लोगों का गुस्सा भड़क गया और जमकर तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। पुलिस ने 2 गुटों के खिलाफ केस दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, जिससे मोटरसाइकिल सवार के पैर में चोट आई। पुलिस ने 2 गुटों के खिलाफ केस दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने है। वहाँ ट्रेन के एक टीटी और जीआरपी जवानों के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि जीआरपी के जवान बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। चांद के बेहद करीब पहुंचा भारत का चंद्रयान 3। इसरो ने जारी की चांद की नई तस्वीरें। चांद से महज 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर होगी लैंडिंग। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के 4 दिनों की विदेश यात्रा की दी जानकारी। कल दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे पीएम। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे शामिल। 25 अगस्त को ग्रीस पहुंचेंगे पीएम। दिल्ली में रेप का आरोपी डिप्टी डायरेक्टर सस्पेंड। महिला और बाल विकास विभाग में तैनात अधिकारी पर रिश्तेदार की नाबालिग बेटी के साथ रेप का आरोप। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। और जब ट्रेन के टीटी ने उन लोगों से टिकट मांगा तो उन लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें ट्रेन के टीटी और जीआरपी के जवानों के साथ बहस होती नजर आई। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि जीआरपी के कुछ जवानों ने उस टीटी का कॉलर पकड़ लिया, जिसके बाद वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालांकि वहां रेलवे के कई अधिकारी मौजूद थे जो मामले को शांत कराने की कोशिश करते दिखे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। इस तरह की घटना में जो भी शामिल हैं, जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेल पुलिस अधीक्षक ने दारोगा समेत पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया। साथ ही इस मामले की जांच के लिए टीम भी गठित की गई। राजस्थान के टोंक से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया। वहां रोडवेज बस के 2 ड्राइवर आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक दोनों का झगड़ा सामान के पैसे को लेकर हुआ और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच लात घूंसे चलने लगे। इस घटना का जो वीडियो सामने है उसमें दोनों ड्राइवरों के बीच बहस होती दिखाई दी। तभी उनमें से एक ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर को धक्का देकर गिरा दिया और उस पर लातों से हमला करने लगा, जिससे बस में बैठे लोग दहशत में आ गए। इसी दौरान एक आदमी मारपीट कर रहे ड्राइवर को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते रहे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद दोनों को समझाकर मामले को शांत कराया गया।
इधर उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया। वहां एक दुकानदार और एक कार सवार के बीच जमकर बहसबाजी हुई, जिसमें वो दोनों एक दूसरे से झगड़ते हुए नजर आए। जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग सड़क किनारे खड़े दिखाई दिए। तभी वो दुकानदार वहां पहुंच गया, उन लोगों से कार को हटाने के लिए कहने लगा। इसी बीच इन लोगों में बहस शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि उन दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया, एक दूसरे को धक्का देने लगे। वहाँ मौजूद लोगों ने उन लोगों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। तभी वहाँ मौजूद लोगों ने उनमें से एक को खींचकर दूर ले गए। तब जाकर मामला शांत हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया। वहाँ दो लड़के मामूली बात को लेकर आपस में भिड़ गए। बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर दरअसल ये वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो दोनों लड़के एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़कर मारपीट करते दिखे। इस घटना से हड़कंप मच गया, कई लोग वहां जमा हो गए। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उन लोगों को छुड़ाने की बजाय खड़े होकर तमाशा देखते रहे। वो दोनों लड़के आपस में लड़ते रहे। दोनों एक दूसरे पर ऐसे हमला कर रहे थे कि वो दोनों खून के प्यासे हों। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिससे वो दोनों डर गए और वहां से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़के शराब के नशे में धुत थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक आदमी को सांप के साथ खेलना महंगा पड़ गया। बताया गया कि उस आदमी की सांप के काटने से मौत हो गई, जिसमें बरेली के नवाबगंज इलाके का रहने वाला जक्का नाम का वो आदमी जहरीले कोबरा सांप के साथ खेलता हुआ दिखाई दिया। उस वीडियो में उसने एक हाथ में 2 सांपों को पकड़ रखा था, जबकि एक और सांप उसके पैर के पास दिखाई दिया, जिसे उसने दूसरे हाथ से पकड़ लिया। फिर एक सांप को उछाल कर फेंक दिया। वो सांप वहीं पास में खेल रहे एक बच्चे के पास गिरा। फिर वो बच्चा भी उस सांप के साथ खेलता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि इसी दौरान उनमें कोबरा सांप ने जक्कन को काट लिया, जिसके बाद उसके शरीर में सांप का जहर फैलने से उसकी मौत हो गई। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो है, जिसमें एक बंदर मोटरसाइकिल के पहिए में फंस गया, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। और मोटरसाइकिल के आगे वाले पहिए में फंसे उस बंदर की जान बचाने के लिए रेस्क्यू करना पड़ा। लोगों ने उस मोटरसाइकिल के पहिए को एक मिस्त्री की मदद से खुलवाया और उसमें फंसे उस बंदर की जान बचाई। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया गया कि सड़क पार करते समय वो बंदर अचानक से उस मोटरसाइकिल से टकराया और भागने के चक्कर में उसके पहिए में फंस गया। काफी कोशिश के बाद उस बंदर की जान तो बच गई, लेकिन इस हादसे में वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसके पीछे के दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्नाव में एक भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया, जिसके लिए उन्नाव पुलिस ने डॉक्टर नसीम अहमद नाम के उस भूमाफिया की उस जमीन पर ढोल बजवाकर कुर्की की कार्रवाई का ऐलान किया। इसके बाद गंगा घाट इलाके में उसके आलीशान घर को और कई बीघा अवैध जमीन को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई, जिसमें उस पर जिले में कई जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगा। इस कार्रवाई में उस भूमाफिया की 90 करोड़ से ज्यादा की जमीन और मकान को कुर्क किया गया। जिस समय पुलिस वहां कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंची तो आसपास के लोगों की भारी भीड़ वहां खड़ी नजर आई। इस दौरान कई लोग मोबाइल कैमरे में भूमाफिया के खिलाफ हो रही कार्रवाई का वीडियो बनाते दिखे। इधर हरिद्वार में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय साधु संतों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विश्व हिंदू परिषद के भी कई नेता मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से मुलाकात की। इस दौरान चंपत राय ने उनसे राम मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारी साझा की और साथ ही उन्हें जनवरी में मंदिर में रामलला के विराजमान के अवसर होने वाले कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया। चंपत राय के मुताबिक कार्यक्रम में देश के सभी साधु संतों को बुलाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा भूतल पर है, ग्राउंड फ्लोर का गर्भगृह पूरी तरह तैयार है। अगले साल जनवरी में अयोध्या के राम मंदिर में रामलला को विराजमान किया जाएगा, जिसके लिए उसके निर्माण से जुड़े ट्रस्ट ने साधु संतों को निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया। और इसी बीच राजस्थान के बाड़मेर में एक प्राइवेट बस पलट गई। बताया दरअसल ये कि बस हादसे का शिकार हुई और बस गुजरात के से अहमदाबाद के बीच जा रही थी। इसी बीच हाईवे पर बस का टायर फटने से वो पलट गई और उसमें सवार 20 से ज्यादा लोग हादसे का शिकार हो गए, जिन्हें आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेशनल हाईवे 68 पर खेत सिंह की प्याऊ के पास हुआ। बताया गया कि जिस समय हादसा हुआ उस बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी सवार थी। हादसे की जानकारी मिलने के बाद जिले के अधिकारी भी अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने पहुंचे। लगभग 20 लोग घायल हुए, जिसमें 3 के फ्रैक्चर है। बताया गया हादसा बस का टायर फटने की वजह से हुआ। गनीमत ये है कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को समय पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूस के स्पेसक्राफ्ट लूना 25 के क्रैश हो जाने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल ऐसी उम्मीद थी कि अगर रूस का ये मिशन सफल हो जाता है तो वो एक बार फिर से मून पावर बनने की रेस में लौट आएगा। पिछले 47 साल में पहली बार रूस मून मिशन फेल हुआ है। लूना 25 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो जाने से रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है। लूना 25 स्पेसक्राफ्ट प्री लैंडिंग की तैयारी के दौरान ही तकनीकी खराबी के बाद क्रैश हो गया। रशिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, सिर्फ रशिया के लिए नहीं, जितने भी
एस्ट्रोनॉमर्स है, जो स्पेस साइंटिस्ट है, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। लूना 25 से मॉस्को में उम्मीद जगी थी कि रूस एक बार फिर से बड़े मून पावर की रेस लौट आएगा। दरअसल मॉस्को में 1957 में पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश है और यूरी गागरिन 1961 में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने। 1976 के बाद से रूस ने चंद्रमा मिशन का प्रयास ही नहीं किया था। लूना 25 का क्रैश होना रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक अब इस सवाल का जवाब तलाशने में लगे हैं कि आखिर लूना 25 के साथ आखिरी पलों में क्या हुआ होगा। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस ने बताया कि लूना 25 चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तैयारी के दौरान क्रैश हो गया। रूस की स्पेस एजेंसी ने बताया कि लूना 25 प्रोपोर्शनल मैनूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, इसी वजह से वो दुर्घटना का शिकार हो गया। एजेंसी के मुताबिक कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से ये मानव रहित एयरक्राफ्ट लैंडिंग में फेल रहा। ये सिर्फ इनको ऑर्बिटर चेंज करना था, उनको जो लैंडिंग ऑर्बिट पे लेके आना था, उस समय इसको कंट्रोल लॉस हो गया। दूसरे देशों के वैज्ञानिकों की माने तो एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी ने रोस्कोमोस के सपने को चकनाचूर कर दिया। चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर लैंड होने में अब केवल 3 दिन बाकी हैं। विक्रम लैंडर की चांद से दूरी केवल 25 किलोमीटर की रह गई है। चंद्रयान 3 की अब तक की यात्रा पूरी तरह से सफल रही है। 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 को सुनो भैया जी की बात, अजी न्यूज़ 18 के साथ। सुनो भैया जी की बात, भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में भैया जी कहीं में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो दूर दूर से आए हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करना चाहूंगा। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से, डॉक्टर संजीव नसीर साहब, डॉक्टर टीना करमवीर जी, यासिर जिलानी, अजय अरोड़ा जी, डॉक्टर नीति शर्मा, शैलेंद्र दुबे जी, फैजल अहमद साहब, अमित श्रीवास्तव जी और नवल उपाध्याय जी। बातचीत और अमित श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से पकड़ने की कोशिश, बातचीत शुरू करता हूं जहां से मुद्दे से बात शुरू हुई थी। जी मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं जी। आपको ज्यादा इन्होंने घोटाले पे बोला था, घोटाला वही करते हैं चोर जो कि घोटाले में फंसे हुए हैं, जमानत पर छूटे हुए हैं और ईडी सीबीआई के डर से ये आराम से यहाँ पे आराम से जमानत पर हैं। ईडी सीबीआई का डर उन्हें है जिन्होंने चोरी किया है। हमने चोरी किया, हम नहीं किया है, तो हमें डर किस बात का, ये जनता जानती है। और दूसरी बात, ये घोटाले की बात करते हैं, ये वो दल हैं भ्रष्टाचार के जो घोटालों में डूबे उतर आए हुए हैं, जो 30-40 साल से सत्ता में रह करके चुकाए हुए लोग हैं। ये वो दल हैं जो अपना अध्यक्ष पद छोड़ करके भगाए हुए हैं, भगाए चुकाए दगाए लोग। एक तरफ हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कि जांचे परखे तपाए हुए हैं, ये हमारे मोदी जी हैं। और मैं कहना चाहता हूं इनके बाबा ठीक, आराम से। अरे मूड बना कि नहीं बना? हाँ मैं सुन रहा हूँ इन लोगों के। हाँ, कहाँ से आना, कहाँ से हुआ? मैं दरभंगा से फरीदाबाद से आए जी। आपको मूड बना कुछ की नहीं बना? बात मैं देख रहा हूँ। अरे देखिए अभी देखिए बात बनेगा जी, बोलिए। बात रखना चाहता हूँ। ये कहाँ से आना हुआ? मैं मध्य प्रदेश कटनी से बिलोंग करता हूँ, पर 26-27 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरा ये है। क्या काम करते हैं साहब? मैं जूती चप्पल की दुकान लगाता हूँ गुरुद्वारा बंगला साहब के सामने, और मेरा नाम है भोला राम पटेल। पहले भोला राम पटेल के लिए ताली, रुकिए मैं पहले भोला राम पटेल के लिए ताली बजाई जाए। भोला राम पटेल, आपका काम इतना बढ़िया है और मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। आपके शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं, आप स्वागत करता हूं। पानी पता नहीं पूछा किसी ने कि नहीं पूछा, मैं पूछता हूं। ला भाई पानी के बोतल दो। बड़ा नहीं, अरे पटेल साहब मेरी समस्या जान लीजिए। मैं समस्या भी जानता हूं जी, बोलिए। हाँ, मेरी समस्या ये है कि एनडीएमसी को बड़ा खूबसूरत स्मार्ट सिटी बनाया है। ये केंद्र की सरकार है
मैं नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं, चाहे आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से भी पूछना चाहता हूं, अगर केंद्र में बीजेपी सरकार का अगर सत्ता में शासन है एनडीएमसी एरिया में, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि रेहड़ी पटरी वालों के जो गरीब लोग जो जमीन में बैठे हैं, उनसे क्या दुश्मनी है? इनकी दुकानों को स्मार्ट क्यों नहीं बनाया? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि रेहड़ी पटरी वालों से शहर की खूबसूरती तय होती है। रेहड़ी पटरी वालों से कि कितने आसान और कितनी सुविधाजनक तरीके से उनको रखा गया है। तो मैं रेहड़ी पटरी वालों के सवाल पे बहुत आपके साथ हूं। बिल्कुल जी, हम बूंदी राजस्थान से क्या पेंटिंग वेंटिंग वाली जगह से आए हैं आप? जी जी, बूंदी राजस्थान से आए हैं। मुन्ना सुहाना मेरा नाम है। मुन्ना सुहाना, वाह, नाम ही वो सुहाना है। मेरा है सुहाना, इसका है। अच्छा, सुहाना के नाम से तो आपने अपना नाम मुन्ना सुहाना रखा? अच्छा, ये कौन? ये सुहाना बेटी है। अरे, दोनों लोग अंदर आइए। पहले तो दोनों लोग पहले अंदर आए। ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं। ये तो उदाहरण ही नहीं देखा मैंने ऐसा कि बेटी के नाम पर पिता ने अपना नाम रख लिया। अद्भुत, अद्भुत, ये ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं। मुन्ना जी, मुन्ना सुहाना नाम आपने रखा? जी हाँ, मुन्ना सुहाना बेटी है। और आपने क्या नाम है आपका? सुहाना। सुहाना, तो आपने अपना नाम रखा मुन्ना सुहाना। तो बेटी का नाम रखने का क्या मतलब आया? क्योंकि दुकान का नाम सुहाना सुहाग है, इसलिए इन्होंने नाम अपना सुहाना मुन्ना। तो प्रेमवश नहीं रखा था, कोई उसमें इंटरेस्ट था क्या? कुछ भी नहीं था, पहले मुन्ना था। हाँ। फिर बाद में सुहाना हो गया, ये होने के बाद। मतलब कोई वो लालच नहीं था? कोई लालच नहीं। पक्का? पक्का, कोई लालच नहीं। देखिए भाई, हमको बता दीजिए अगर हो। बिल्कुल एक्यूरेट। देखिए, बेटी ने बताया कि दुकान का नाम था, तो इसे दुकान का नाम भी सुहाना रखा ना। अच्छा, बहुत अच्छा, वॉशरूम ने। और ये कौन है? पोती। पोती, इसका नाम अरीबा नाम है। अरीबा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनाब आली, मुन्ना जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, और रोजाना आपको देखता हूँ प्रोग्राम डेली। हाँ। बाकी आज ही आया हूँ मैं बूंदी से। हाँ। ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वाले कोई सच्चाई को छुपा छुपा के इतनी जोर जोर से बोलते हैं कि बस जिसकी कोई हद नहीं। अभी वो साहब बोल रहे थे बहुत जोर 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 लगा के, तो इतना जोर लगाने की कहाँ जरूरत है? अपनी शक्ति क्यों खत्म कर रहे हैं ये? मतलब अभी वो बोल रहे थे बहुत जोर से। अरे भाई, धीरे से बोल लो उसको, ताकि कान तो पोले ना हो। बस सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। काहे की दुकान है आपकी? इनसे तीनों चारों से यही। आपकी दुकान काहे की है? मेरी तो छोटी सी चूड़ी की दुकान। हाय, ये जो चूड़ी की ही दुकान हो सकती थी आपकी। मुन्ना भाई, रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। ये इतना सॉफ्ट और इतना कोमल हृदय उसी व्यक्ति का हो सकता है जो चूड़ी बनाता हो या चूड़ी पहनाता हो। अद्भुत हैं आप, और अभिनंदन है आपका, अभिनंदन है। और जिनके चेहरे पे खुशी नहीं खीसी निकल आई हैं, वो बेरोजगार वैसे ही रहेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। चूड़ी का वो नहीं मतलब जानेंगे जिन्होंने समझा ही नहीं चीज को। चूड़ी मतलब वो जब कलाइयों में आती है बहन बेटियों के, तो वो, हाँ, बात सिर्फ सुहाग की नहीं है, बात वो है सौंदर्य की। अब वो समझ में नहीं आएगी कब जैसे जब बुद्धि भगवान जितनी देंगे उतनी ही आएगी समझ में। जी, नंबर आएगा जी। सर, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो गठबंधन बन रहा है, तो कौन सा गठबंधन? अभी ये 29 लोगों का गठबंधन जो हो रहा है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुत सारी पार्टियों का। हाँ। तो अभी बनी नहीं, पहले से ही टूटना शुरू हो गया। अभी लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए। तो कुछ राष्ट्रवादी जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रहित में फिर से सरकार में लाना चाहते हैं, उनको ये डर है कि हो सकता है कि सरकार ना बने। तो मैं उनके लिए 2 पंक्ति कहूंगा कि अपने मन में डर का कोई बीज न बोने देना, स्वयं सजोया सपना तुम हरगिज मत खोने देना, और लक्ष्य तुम्हारे चरण चूमने चल कर खुद आएंगे, शर्त ये कहे कि बस अपनी हिम्मत मत खोने देना। मोदी जी के बाद आदरणीय योगी जी राष्ट्र के प्रधानमंत्री होंगे, और बहुत सारे अच्छे काम जो हो रहे हैं राष्ट्रहित में, उसको हम लोग आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, आप भी कविता लिखते हैं? कविता सुनिए। अच्छा,
कविता उधर से भी आ गई, इधर से भी जी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, वो मंजर भी आएगा। हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार ए मंजिल के पुजारी, मंजिल भी मिलेगी और इतिहास भी रचा जाएगा। जहां तक उन्होंने भी कविता बोली, उन्होंने एक मिनट ये नागपुर का मीडिया, नागपुर का मीडिया देखिए कोई ना, नागपुर का संतरा हो सकता है मीडिया जहाँ पे हो, जहाँ आपको मालूम हो तो बताइए। इनको तो सूचना ही गलत है, ये बिना सूचना के आते हैं। अभी आपने सेकंड किया जब आम पार्टी ने बताया, इनको पूरी सूचना भी नहीं है। हमें तथ्यों के आधार पर डिबेट करनी है। और जिस प्रकार से ईडी की बात की, हमें डर ईडी से नहीं है, हमें रिमोट से है जो इनकी जेब में रखा है। ये रिमोट घुमाते हैं, ईडी जाती है विपक्ष के पास, इधर रिमोट दबाती है। मैं आपको बता दूं, ये कुछ भी कर लें, कितनी भी नफरत की बातें कर लें, लेकिन भारत में सुन लीजिए आपके यही तो दुकान मोहब्बत की नहीं होती। सुनिए, भारत में 2024 में कोई वैकेंसी खाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में पूर्ण और संपूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपका कोई काम नहीं आने वाला है, भाजपा सरकार बना रही है, इनको ये मालूम है। देखिए, ये कितनी भी गलत फहमी में रहे, लेकिन जीतेगा तो इंडिया ही। हम बार नहीं पहले बोल लेने दीजिए, क्योंकि देखिए जब आप लोग बोलते हैं तो मैं बोलती नहीं हूँ बीच में। नहीं देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, स्टेज पे कहते हैं कि घोटाला अजीत पवार, फिर उसको पार्टी में ले लेते हैं। अब क्यों पार्टी में ले रहे हैं? देखिए, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। ये खुद कहते हैं ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी घोटाले से भरी हुई, लेकिन एक भी व्यक्ति को ये जेल में नहीं डाल रहे, एक भी व्यक्ति को जेल नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग लगातार। प्रतीक जी, आज आपके कार्यक्रम का शीर्षक क्या है? शीर्षक ये है कि आप जो हैं ईडी से डराते हैं, आप सीबीआई से डराते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो मतलब आपसे नहीं था। नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये कम से कम अपने गठबंधन का उच्चारण ठीक से कर देना। ये एडवोकेट है, दूसरी तरफ प्रवक्ता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, एक मुहावरा बड़ा फेमस है ना, मन में राम बगल में छुरी। अरे जब कानून ये कहता है, इनको चुप रखिए। जब आप जो है अपने देश का नाम अकेले कहीं पर जो नहीं रख सकते, आप कानून के जानकार हैं, तो आप देश के नाम को जो सही से उच्चारण नहीं ले सकते, उसके अंदर जो आपने आई नॉट, एन नॉट, डी नॉट, आई नॉट, ए नॉट, जब नाम में इतने जो गांठें बनी हुई हैं, आप देश को किस तरह एक सूत्र में बांधेंगे? जो दूसरी बात की आपने ईडी की, मैं एक बार फिर आंकड़ा रख दूं। ईडी ने अभी पिछले दिनों में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था, 5906 केस रजिस्टर्ड किए ईडी ने। उसमें से 25 केस में ट्रायल कंप्लीट होता है, 25 केस में से 24 केस में सजा सुनाई जाती है, एक केस में बरी होता है, यानी एफिकेसी 96%। आपको ऐसी संस्था का सम्मान नहीं करना चाहिए। दूसरा बात तो आती है राजनीतिक दलों की। अरे 5906 केसेस में सिर्फ 175 केस जो है पॉलिटिशियंस के खिलाफ है, बाकी सारे जो है और दूसरे क्षेत्रों के लोगों के खिलाफ है। और क्या करे ईडी? जी देखिए, मैं सोचा प्रोफेसर साहब पढ़ाई लिखाई से आते हैं तो ये तैयारी करके आए होंगे। मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया के नाम से कहीं कोई बंधन नहीं है। ये डॉट भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। मणिपुर, हरियाणा जो ये भाईचारा तोड़ा जा रहा है, उसके लिए ये लोग अब 2024 में विदाई की तैयारी कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं दोबारा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी किसी, अरे रुकिए आप, मैं कह रहा हूं, इंडिया, आप जो कॉपीराइट एक्ट है, जो एक्ट मालूम है आपको 2005 मालूम है? बताइए कहां पे? तो मैं आपके माध्यम से देश के एडवोकेट को मतलब आह्वान करता हूं, इनके खिलाफ केस करें। जो अगर नहीं करते हैं तो कुछ दिनों में मैं करूंगा। जो मैं कर रहा हूँ, मैं करूंगा, मैं खुद बिल्कुल। और आपके इस नाम में अब मैं चुनौती देता हूँ, अगर आप जो है उसको प्रोनिशिएट कर दें इंडिया के नाम से, एक्सेप्ट करता हूँ, आपकी चुनौती एक्सेप्ट करता हूँ। आइए प्रोफेसर साहब। अभी तो 24 तक बहुत सारा पानी बहना है। कहां से आना हुआ बेटा? बिहार में कहां से? एक मिनट को, कहां से आना हुआ बिहार में? अररिया से है सर। अररिया से। जी बोलिए सर। हाँ अच्छा, बोलना ये चाह रहे हैं। रुको एक मिनट 1 मिनट, कूल डाउन। जी, झूठ को आप लाख चिल्ला के बोल लीजिए, झूठ होता है। झूठ को लाख चिल्लाएं? झूठ
उसको लाख चिल्ला के बोलिए, झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। हम इंसान हैं और हमें कहा जाता है कि इंसान सिविलाइज्ड ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, तो इंसान को अपना बात तरीका से रखना चाहिए। एक पढ़े लिखे सभ्य लोग जो हैं अपना बात बहुत तरीका से रखते हैं, जो कि मुझे यहाँ जितने भी प्रवक्ता हैं, मैं न केवल भाजपा नहीं बोल रहा हूँ, केवल आप नहीं बोल रहा हूँ, सभी के बारे में बोल रहा हूँ, अपना बात प्यार से रखिए। प्यार से रखिए। प्यार अब लाएं कहाँ से जी? देखिए, कौन कौन चाहता है मोदी जी ना जीते। यहाँ पे आपने प्रत्यक्ष देख लिया कि कोई विकल्प है ही नहीं, सच्चाई तो ये है। वो लोग चाहते हैं विरोधियों के अलावा, पाकिस्तान चाहता है कि मोदी ना आए, चाइना चाहता है कि मोदी ना आए, नक्सलाइट चाहते हैं कि मोदी ना आए, ये जितने भी उग्रवादी संस्थान है ये चाहते हैं कि मोदी ना आए, फार्मा की लॉबी चाहती है कि मोदी ना आए, आर्म्स की लॉबी चाहती है कि मोदी ना आए, और ये जितने घोटाले हो रहे हैं ये चाहते हैं कि मोदी ना आए, क्योंकि मोदी ने वो दिया है जो आज तक 70 साल में आप लोग दे नहीं पाए। आप लोग 70 साल में 70 एयरपोर्ट बनाए, ये तो 9 साल में 70 बना दिए। यूसीसी ये लेकर आए 370, जहाँ पे कश्मीर के अंदर केवल 3 परिवार चलते थे, नेहरू परिवार, गांधी परिवार, ये फारूक अब्दुल्ला परिवार और ये क्या कहते हैं मुफ्ती सईद। आप लोग जब हटे हैं तो आज आप देखिए कि जो उग्रवादियों के घर वाले हैं ना पुलवामा में, वो भी झंडा तिरंगा की यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी तिरंगा ला रहे हैं। आज आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में 14 अगस्त को लोगों ने दुकानें खोली हैं। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक कहते हैं कि 2024 का चुनाव जो है, 2024 का चुनाव में मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मोदी जी वो खुद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही है, गवर्नर साहब कह रहे हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। नूह इंसाफ देख ली हमने किस तरीके से, मणिपुर देख लिया, पूरा देश जला देंगे चुनाव के चक्कर में, पूरा देश जला देंगे चुनाव के चक्कर में। नफरत की राजनीति इन्होंने शुरू की। इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया का मतलब ही है 140 करोड़ देश की आवाज है इंडिया का। हम लोगों ने इंडिया अलायंस रखा ही इसलिए, 140 करोड़ लोगों की आवाज है। कमाल की बात कांग्रेस कर रही है, इनके नेता जनता को राक्षस कह रहे हैं, जो वोट देने वाले जनमानस है उन्हें राक्षस कह रहे हैं, महिलाओं को अभद्रता के साथ पेश आ रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, और आप किस तरीके से अपने आप को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। देखिए ये कांग्रेस का जो चेहरा है, चाल है, चरित्र है, ये इनके नेता बार बार सामने रखते हैं। रणदीप सुरजेवाला पे कोई बयान है? जनता को आप राक्षस कहेंगे? जिस जनता ने आपको 57 साल आपके एक परिवार को हुकूमत भारत की दे दी, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, एक परिवार के 4-4 लोग प्रधानमंत्री बने, आप उनको राक्षस कह रहे हैं? आपसे गिरी हुई सोच कोई और हो नहीं सकती। जनता जनार्दन आपसे बदला लेगी और 2024 में आपको 50 सीटों से नीचे लाके 25 सीटों पे रोकेगी, ये जनता ने तय कर लिया है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कांग्रेस ने FIR किया, अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। जेपीसी, जिस तरह से अडानी घोटाला हुआ देश के अंदर, जेपीसी की मांग किया देश ने, लेकिन जेपीसी की घटना नहीं करके, जेपीसी की जांच नहीं करके सबसे बड़ा घोटाला प्रधानमंत्री ने किया है। जब देश में कोई घोटाला की जांच नहीं होगी, वो सबसे बड़ा घोटाला है। झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई तर्क नहीं है। फाजिल साहब, अरे क्या बात कर रहे हैं? आपके पास कोई तर्क है तो सामने रखिए। देखिए, ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार बहुत बड़े बड़े किए हैं, भ्रष्टाचारी एग्जैक्टली राक्षस है। उन राक्षसों को भारत से खत्म करने का जो तय किया है प्रधानमंत्री ने, जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है, उससे ये जो भ्रष्टाचारी राक्षस हैं वो घबराए हुए हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश की जनता जिसको चाहेगी वो जीतेगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन देश की जनता, मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये मुद्दों की राजनीति करें, बेरोजगारी पे बात करें, भ्रष्टाचार पे बात करें, यहाँ की जो महंगाई है उस पे बात करें, और मणिपुर और हरियाणा के अंदर जो भाईचारा तोड़ा जा रहा है, इस पे चुनाव लड़के दिखाएं। जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं आप? मैं तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अरे तो बताइए, कितने अनुशासन कैसे रखा जाए और अनुशासित जीवन में कैसे हो, आप ही से सब बच्चे सीख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। नाउ यू आस्क द क्वेश्चन। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर आपके खड़े हैं और यहाँ पे कांग्रेस के भी खड़े हैं। हम दोनों लोगों से पहले एक एक करके सवाल करते हैं, आप जवाब मुझे दें। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम दिल्ली में बिजली को भी फ्री करेंगे और पानी को भी फ्री करेंगे, लेकिन ये बिजली का बिल कहाँ से आने लगा? दिल्ली में बिजली का बिल आ रहा है। इन्होंने कहा कि इतने यूनिट जो है हम फ्री कर देंगे। और दूसरी चीज, आज तक सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, सारे लोग कि वाईफाई दो भाई मुफ्त में। वाईफाई कहाँ गया? और
आप तो एक तरह से उसी चीज पे चल रहे हैं जो पिछला कांग्रेस सरकार तो पहले ये पहला सवाल आम आदमी पार्टी से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला सवाल आम आदमी पार्टी से। मेरे को बहुत अच्छा लगा हमारे दोस्त ने ये सवाल पूछा। देखिए, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक बिल्कुल फ्री दी जाती है, पानी फ्री दिया जाता है, और ये वाईफाई की बात जो कही है, ये सारी स्कीम्स को रोकने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से हार रही है, वो बैकडोर से सत्ता में बने रहना चाहती है। ये सारी स्कीम्स बंद करना चाहिए। दूसरा सवाल कांग्रेस से कि आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार के विरोध हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ने आपने इंडिया का गठबंधन बनाया है, सारे भ्रष्टाचारियों को एक मंच पे ला दिया। ये क्या मुद्दा है आपका 2024 के मुद्दे को बताइए कि आपके मुद्दों में कितना दम है कि आप चुनाव जीत सकते हैं। रही बात आप भाजपा पे आरोप लगाते हैं, तो एक भी ऐसा कुछ दिखाइए जिससे कि अगर उसने चोरी किया हो, कोई भ्रष्टाचार किया हो, कोई उस तरीके का मुकदमा हो, तब हम आपको मानेंगे। अरे साहब, तीसरा भी सवाल है बीजेपी से। है। अच्छा, पहले कांग्रेस, ना तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, प्लीज कम जी। बीजेपी से भी है सवाल। ये पढ़ते लिखते नहीं है, अडानी का राजस्थान में अडानी ने 1,60,000 करोड़ का किया है। इनको व्हाट्सएप पे शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं मिल रहा है कि अडानी का भी एक मुद्दा है, अडानी घोटाला। अभी कैग ने 7 खुलासे किए, 7 घोटाले हुए हैं, और पूछ रही है जनता 15 लाख आ गए, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे किए थे वो तो सबके सामने है, और ये हमसे पूछ रहे हैं ना हम सरकार में कैसे आएंगे। अरे इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। प्रतीक जी, अभी एडवोकेट साहब महोदय बड़ी जो है ढींगे हाँक रहे थे ना, इनको इंडिया एम्बलम एक्ट जो है पढ़ना चाहिए जाके अभी, और ऑलरेडी FIR हो चुकी है, इंतजार करें कुछ दिनों का जो है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर मामला संज्ञान में लिया तो 24 में इस नाम से ये चुनाव नहीं लड़ सकते जो है, न रजिस्ट्रेशन है। अरे जब आपको जो है, जब आपके इरादे अलग तरीके के हैं, तो आप इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। अरे इंडिया ऐसा शब्द है जो इसमें हक प्रत्येक भारतीय का है। प्रधानमंत्री ने लाल किले प्राचीर से अपनी बात को रखी है। क्या हमारा विपक्ष का कर्तव्य नहीं बनता है कि प्रधानमंत्री को लाल किले के प्राचीर में जो कि जगह दी गई है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री और तमाम आम आदमी पार्टी के लोग उस स्वतंत्रता दिवस से नदारद थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस नदारद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में बहाना बना दिया। ये जो आपका राजनीतिक चरित्र है, इसका जवाब आपको जनता के सामने देना होगा। देखिए, राष्ट्रभक्ति लाल किले से नहीं दिखती है। हमें अपने अध्यक्ष ने कहा ना, अपने कार्यालय में भी झंडा फहराना था, तो राष्ट्रभक्ति वहां से नहीं दिखती। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से क्या, लाल किले से चुनावी प्रचार किया या राष्ट्र के मुद्दे उठाए? महंगाई के मुद्दे पर नहीं बोले, रोजगार। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। मोहब्बत की दुकान का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर नफरत के आरोप वाला बयान दे दिया है, और या फिर कहें तो बाण चल दिया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि अलगाववाद, नफरत, कट्टरता और पक्षपात को बढ़ावा देने वाली शक्तियां देश पर हावी हो चुकी हैं और इन्हें सत्ता का पूरा समर्थन तक हासिल है। तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है और यूपीए के